अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समा डिजिटल। नेवर इन्वेस्ट इन अ बिज़नेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। मतलब जो चीज़ समझ नहीं आती वो कभी भी नहीं ख़रीदनी चाहिए। ये कॉमन सेंस है, लेकिन दुनिया के सबसे कामयाब तरीन इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की भी यही स्ट्रैटेजी है। इन्हें वॉल स्ट्रीट आइकॉन कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट गुरु माना जाता है। इनफैक्ट वॉरेन बफेट अपनी स्ट्रैटेजी की वजह से ही अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें बहुत कम रिस्क के ऊपर अच्छा मुनाफा बना के देते हैं, और उनकी ख़ुद की जो नेट वर्थ है वो 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। लेकिन इनकी इसी स्ट्रैटेजी की वजह से वो तारीख़ के एक बहुत बड़े मुनाफे से महरूम हो गए, जिसका उन्होंने बाद में एतराफ़ भी किया। 1995 से 2005 की दहाई में बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो रही थी, और इनमें अमेज़ॉन और गूगल भी शामिल थे। लेकिन वॉरेन बफेट ने इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं की। उस वक्त वॉरेन बफेट को इन कंपनीज़ का बिज़नेस मॉडल समझ नहीं आया। उन्हें लगता था कि ये अपने कंपटीशन के मुकाबले में क्या एडवांटेज देंगी या ड्यूरेबल और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कैसे जनरेट करेंगी। बहरहाल उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं की। आज अमेज़ॉन और गूगल दुनिया की 5 बड़ी कंपनीज़ में शुमार होती हैं। I didn't know enough about technology to know whether this really was the one that would stop the competitive race and all that. अगर गूगल की बात कर ली जाए तो अपने आईपीओ से लेकर अब तक उसने इन्वेस्टर्स को 3000 गुना मुनाफा दिया है शेयर प्राइस की मद में। दूसरी तरफ अमेज़ॉन ने अपने आईपीओ से अब तक इन्वेस्टर्स को 2000 गुना मुनाफा दे दिया है। यानी यूँ कह लें कि अगर एक 40 साल शख्स आईपीओ वाले दिन अमेज़ॉन और गूगल के शेयर्स ख़रीद लेता 1-1 हज़ार, तो और अगर आज उसको बेचने जाता तो उसको 50 लाख से भी ज़्यादा डॉलर्स मिल जाते, जो उसका बुढ़ापा या रिटायरमेंट लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से गुजारने के लिए काफ़ी होते। और ये मैं सिर्फ शेयर प्राइस गेन की बद में बात कर रहा हूँ। मैंने इस वक्त पे आउट यानी बोनस शेयर्स या डिविडेंड का तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया। अब आप सोच रहे होंगे कि वीडियो के टाइटल में तो लिखा था कि इथेरियम और बिटकॉइन में से कौन सा बेहतर है, ये वॉरेन बफेट बीच में कहाँ से आ गया। वेल, इन दोनों कॉइन्स का मवाजना मैं आगे जाके ज़रूर करूँगा। पहले मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ वॉरेन बफेट के एक हालिया बयान की तरफ। जनवरी 2021 इसी साल में जब बिटकॉइन और दूसरी भी करेंसीज़ बहुत स्पीड से और कम वक्त में ऊपर चली गई थी, तो वॉरेन बफेट ने एक स्टेटमेंट दिया था कि क्रिप्टो का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। और ये वाहिद इन्वेस्टर नहीं है, इसके पीछे भी ज़ाहिर है वही स्ट्रैटेजी थी कि जो समझ नहीं आता उससे ना ख़रीदो, क्योंकि इसमें स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, सट्टेबाजी बहुत है। और इस जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज़ को स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग या सट्टेबाजी कहते हैं। वो ये कहते हैं कि इनका कोई फ्यूचर नहीं है, बल्कि कुछ तो ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं इस मौजूदा दौर का सबसे बड़ा बबल है। लेकिन जितने भी क्रिटिक्स हैं, इसमें जो सबसे दिलचस्प एनालिसिस मुझे नज़र आया वो मार्क क्यूबन का था। ये एक अमेरिकन इन्वेस्टर हैं जो स्टार्टअप्स में, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और इन्होंने क्रिप्टो करेंसी का मवाजना 2000 के .com बबल के साथ किया। जिन लोगों को नहीं पता, 2000 में यानी सन 95 से लेकर 2000 तक नैस्डैक जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ लिस्ट हो रही थी, यानी अपने आप को वहाँ पर रजिस्टर करी थी ताकि पब्लिकली अपने शेयर्स ट्रेड कर सकें। तो उनकी ट्रेडिंग की वजह से जो नैस्डैक है उसकी वैल्यू 5 गुना ऊपर चली गई थी सिर्फ 5 साल के अरसे में। और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ थी, ये बेसिकली इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव बाइंग हो रही थी, यानी सट्टेबाजी हो रही थी। इनकी रियल वैल्यू का अंदाज़ा लोगों को नहीं था, इनके बिज़नेस मॉडल्स लोगों की समझ में नहीं आ रहे थे, और लोग इसके अंदर बाइंग कर रहे थे, जिसकी वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही थी और ये पूरी नैस्डैक को ऊपर लेकर जा रही थी। और उस वक्त जो भी प्राइस होती थी उसको जो इसके हामी होते थे टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के, वो जस्टिफाई करते थे ये प्राइस बिल्कुल सही है, बल्कि बड़े बड़े स्टेटमेंट देते थे कि ये और ऊपर जाएगा और अभी तो बहुत ऊपर जाना है। इन कंपनीज़ ने फ्यूचर चेंज करके रख देना है, यही फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। लेकिन दर हकीकत ये कंपनीज़ प्रॉफिट नहीं बना रही थी, और ये एक प्राइस बबल था, और इवेंचुअली ये बस्ट हो गया और ये सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स क्रैश हो गए। उसके बाद दोबारा इनको अपने पीक पर जाने में तकरीबन 15 साल लगे, और इनमें से बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जिनका आज आपको नामो निशान भी नहीं मिलेगा। अगर 2000 के .com बबल को सामने रखा जाए तो वॉरेन बफेट की स्ट्रैटेजी सही लगती है, उन्होंने इन्वेस्टर्स को लॉस से बचा लिया। लेकिन इसके बरक्स अमेज़ॉन, ईबे, प्राइसलाइन जैसी और गूगल जैसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने ना सिर्फ इस .com बबल को सरवाइव किया, बल्कि लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज़बरदस्त रिटर्न्स भी दिए, जिसकी मिसाल मैंने आपको शुरू में दी। तो अगर आप इस वक्त जो क्रिप्टो की मौजूदा सूरत हाल है उसको देखें तो लगता ऐसा ही है कि क्रिप्टो आज वहाँ खड़ी है जहाँ 90 की दहाई में ये इंटरनेट कंपनीज़ खड़ी हुई थी। .com बबल की तरह क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की बड़ी वजह यह है कि इसके अंदर सट्टेबाजी हो रही है। यानी
इतने सारे हज़ारों की तादाद में कॉइन्स हैं जिनको लोग समझते भी नहीं है कि इनका यूज़ क्या है, लेकिन उनके अंदर बाइंग कर रहे हैं, उनको ख़रीदे जा रहे हैं, पैसे इसके अंदर पंप किए जा रहे हैं, जिससे प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं और एक बबल क्रिएट हो गया है। यहाँ भी वही हो रहा है जो .com बबल में था कि हर प्राइस को जो इसके हामी है क्रिप्टो के वो जस्टिफाई कर रहे होते हैं, बल्कि ये कह रहे होते हैं कि अभी तो बहुत ऊपर जाएगी और बहुत बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस भी दे रहे होते हैं। और इसमें अभी तक ये क्लियर नहीं है कि जो क्रिप्टो करेंसी है क्या उसको पैसे के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या डिजिटल गोल्ड के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, इसके बेसिकली यूजेस क्या होंगे। और सबसे बड़ा जो एक फ्लैग है वो ये कि क्या गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स जिसको ये चैलेंज कर रही हैं वो अपनी पावर इतने आराम से अपने हाथ से जाने देंगे, क्या वो इसको रेगुलेट नहीं करेंगे या इसके ऊपर कोई कानून साजी नहीं करेंगे। तो जब तक ये चीज़ें सामने नहीं आती कुछ नहीं पता कि क्रिप्टो का फ्यूचर क्या है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है इसके अंदर। और इस स्पेकुलेटिव बाइंग की जो एक बड़ी वजह वो ये है कि जो इस पर आसपास हाइप क्रिएट की गई है, जो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये फ्यूचर है और ये जो हमारी फाइनेंस की वर्ल्ड है उसको बिल्कुल चेंज करके रख देगा। एग्जैक्टली उसी तरह जैसे कि .com बबल के दौरान इंटरनेट कंपनीज़ के बारे में कहा गया था। और ये तो कोई कंपनी भी नहीं है तो ये पैसे कैसे बनाएगी, ये वही सारे सवालात हैं जो .com बबल के दौरान जो है वो लोगों ने उठाए थे। तो क्या तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है? इस हवाले से मार्क क्यूबन का कहना है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो या कोई भी हो, वो जो फ़ियत करेंसी है उसका नेमुल बदल नहीं बन सकती। फ़ियत करेंसी वाला डॉलर, यूरो वगैरह इसको वो रिप्लेस नहीं कर सकती। वो ये कहते हैं इस प्रोसेस में बहुत सारे लोग पैसे बना लेंगे लेकिन बहुत सारे लोग पैसे डुबा भी देंगे। मार्क क्यूबन जो है वो बिटकॉइन का मवाजना जुए से भी करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि अपनी जो सेविंग्स है उसका 10% इथेरियम या बिटकॉइन में अगर आप इन्वेस्ट कर दें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में हज़ार किस्म के कॉइन्स हैं, लेकिन मार्क क्यूबन ये समझते हैं कि इथेरियम, बिटकॉइन और चंद और सिक्के .com बबल की उन कंपनीज़ की तरह हैं जिन्होंने ना सिर्फ उस बबल को सर्वाइव किया था बल्कि आगे जाके अच्छा रिटर्न भी दिया था। मार्क क्यूबन का जो टेक है क्रिप्टो करेंसी को लेके मुझे इसलिए दिलचस्प लगता है कि ये जो हैं ये टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, स्टार्टअप्स के अंदर, और टेक्नोलॉजी पे बड़ी गहरी नज़रें हैं इनकी। और इन्होंने .com बबल के दौरान लॉसेस को अवॉइड किया था और बहुत सारे पैसे बनाए थे। तो क्या अमेज़ॉन और गूगल की तरह बिटकॉइन और इथेरियम भी 10-15 साल के अंदर बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देंगे? इनफैक्ट रिसेंटली बहुत अच्छा प्रॉफिट दे चुके हैं, लेकिन क्या अगले 10 साल में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाले हैं? और अगर तो ऐसा है तो क्या इन दोनों में इन्वेस्टमेंट की जाए या इन दोनों में से बेहतर कौन सा उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए? ये जानने के लिए दोनों का मवाजना करना पड़ेगा। बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी जो 2009 में लॉन्च हुई। ज़ाहिर है इसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला और तब से अब तक देखा जाए, ज़ाहिर है ज़ीरो से शुरू हुई थी तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी ने दिया क्योंकि अभी $57,000 पे ये ट्रेड कर रही है। ठीक है, लेकिन फ़र्स्ट मूवर एडवांटेज होने का मतलब ये गारंटी नहीं है कि अगर पिछले 10 साल में आपने अच्छा प्रॉफिट दिया तो अगले 10 साल में भी आप अच्छा प्रॉफिट देंगे क्योंकि आप पहली क्रिप्टो करेंसी है। इसको मैं मिसाल से समझाता हूँ। जो 90 की दहाई का इंटरनेट या टेक्नोलॉजी बूम था उसको जिस कंपनी ने स्टार्ट किया था, या जो कहते हैं लोग कि इस कंपनी ने स्टार्ट किया था, वो थी नेटस्केप। ये एक नेविगेटर था, इंटरनेट ब्राउज़र था। इसने 70% मार्केट कैप्चर कर ली थी और 1995 में इसने अपना जो है जब IPO किया था उस वक्त कहा जा रहा था कि ये एक इंटरनेट रेवोल्यूशन है। और इसकी जो ट्रेड ओपन हुई थी, यानी एक शेयर इसका $71 का बिक रहा था जब ट्रेड ओपन हुई थी, और 1 मिनट के अंदर तकरीबन $2.5 अरब की इसने मार्केट वैल्यूएशन हासिल कर ली थी। इसके बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा था उस वक्त कि जनरल डायनामिक्स जो कि एक एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है उसको 43 साल लगे थे $2.5 अरब की मार्केट वैल्यू हासिल करने में, जबकि नेटस्केप ने सिर्फ 1 मिनट में ये वैल्यू हासिल कर ली। आज इंटरनेट ब्राउज़र मार्केट में देखें तो नेटस्केप किधर है? इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा। तो नेटस्केप के ओनर्स को या इन्वेस्टर्स को नहीं पता था कि आगे माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च करना है जिसको बुरी तरह बीट करेगा। इनफैक्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर को नहीं पता था कि आगे जाके गूगल क्रोम भी आ जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह से अगर आप क्रिप्टो स्पेस में देखें तो बिटकॉइन पहले आया है और इथेरियम बाद में आया है, लेकिन इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते कि इथेरियम इससे आगे नहीं निकलेगा। इनफैक्ट अगर इथेरियम की रीसेंट परफॉर्मेंस को देखा जाए तो यही इशारा मिलता है। इस साल जनवरी से अब तक बिटकॉइन ने 100% रिटर्न दिया प्राइस इंक्रीज की सूरत में, जबकि इसी अरसे में इथेरियम ने 466% रिटर्न दिया है, यानी बिटकॉइन के मुकाबले में डबल से भी ज़्यादा। और इनफैक्ट आज इथेरियम ने अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह को टच किया है जो कि $4,200 पर है। इसके बरक्स बिटकॉइन आज अपनी बुलंद तरीन सतह से $7,000 नीचे ट्रेड कर रहा है। एक और दिलचस्प बात जो मैंने नोट की है वो ये कि
पहले ये होता था कि अगर इथीरियम बिटकॉइन ऊपर जाता था तो इथीरियम भी ऊपर जाता था, बिटकॉइन गिरता था तो इथीरियम भी गिरता था। ये चीज़ चेंज होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी मैंने आपको मिसाल भी दी कि अब ऐसा लग रहा है इथीरियम ने अपना अलग मोमेंटम बिल्ड किया हुआ है, बिटकॉइन की मूवमेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। पिछले 3 महीने का अगर आप प्राइस चार्ट बहुत गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि बिटकॉइन एज़ यूजुअल बहुत वोलेटाइल है, गैर मुस्तहकम है। वही उसके अंदर आपको अप्स एंड डाउन्स नज़र आएंगे, कन्फ्यूजन के, समझ ही नहीं आएगा कि किस तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आप इथीरियम को देखेंगे तो वो लेस वॉलेटाइल है, उसमें है वॉलेटिलिटी लेकिन बहुत कम है और एक स्टडी अपवर्ड मूवमेंट आपको नज़र आ रही है। और इन्हीं मूवमेंट्स को देखते हुए जो इथीरियम बुल्स हैं या जो हामी है इथीरियम के, अब वो प्रोजेक्शंस दे रहे हैं कि ये बहुत जल्द $10,000 को टच कर सकता है। ऐसा होगा या नहीं, इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इस साल ऐसा क्या हुआ है कि इथीरियम के प्राइसेस इतना ज़्यादा ऊपर चले गए। हाल ही में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने 100 मिलियन यूरोस के 2 साल वाले बॉन्ड जारी किए हैं और इसके लिए उन्होंने ब्लॉकचेन यूज़ की है। इनके पास दोनों ऑप्शन थे, बिटकॉइन का भी और इथीरियम का भी, लेकिन इन्होंने इथीरियम की ब्लॉकचेन यूज़ की है एंड इट हैज़ सेंट द प्राइस स्काई रॉकेटिंग थ्रू द रूफ। मतलब पहले इथीरियम के प्राइस ऊपर गए 2700-2800 पे शायद थे, 3000 को क्रॉस किया, 3500 को क्रॉस किया, अब 4000 को क्रॉस कर गए। तो ये एक बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट थी पिछले कुछ दिनों में, जिसकी वजह से इथीरियम एकदम से ऊपर गया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है ब्लॉकचेन के लिए, ख़ास तौर पे कि इथीरियम के लिए, कि इतने बड़े बैंक ने, जो 27 मुल्कों की यूनियन है, उसको रिप्रेजेंट करता है और इसकी एक हिस्ट्री है टू पायनियर न्यू प्रोडक्ट्स। उसने बेसिकली ब्लॉकचेन को ना सिर्फ रिकगनाइज़ किया, उसको इस्तेमाल करते हुए बॉन्ड इशू किए हैं, जो कि एक पहली एग्जांपल मिलती है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की, जिसको डिफाई कहते हैं शॉर्ट में, जिस काम के लिए ब्लॉकचेन बनाई गई थी। यानी तारीख में पहली मरतबा ऐसा होगा कि आप एक मेजर बैंक जो है वो अपने पैसे किधर भेज रहा है और किधर इन्वेस्ट कर रहा है, वो एक पब्लिक लेजर पे एक आम लोग देख सकेंगे, आप उस बैंक की इनर वर्किंग देख सकेंगे। और इसके अंदर जो पार्टनर बैंक है उसमें गोल्डमैन सैक्स भी शामिल है, जो कि एक बहुत बड़ा बैंक है। तो एक बहुत बड़ी एंडोर्समेंट है, एक वैलिडेशन है क्रिप्टो करेंसीज़ के लिए, ब्लॉकचेन के लिए, ख़ास तौर पे इथीरियम के लिए, कि इतने बड़े बैंक्स ने इनको यूज़ किया है, जिसकी वजह से इथीरियम के प्राइस पिछले 8-10 दिनों में बहुत ज़्यादा ऊपर गए। ये एक मेजर डेवलपमेंट थी। इस साल इथीरियम के प्राइस ऊपर जाने की जो एक और बड़ी वजह है वो है नॉन फंजिबल टोकन्स या NFTs। ये बेसिकली डिजिटल कलेक्टिबल्स हैं, स्टिकर्स कह लें, ये डिजिटल फॉर्म में होते हैं। इनका मकसद क्या होता है कि ये जो जाली प्रोडक्ट्स होते हैं, काउंटर फीटिंग होती है, उसको रोकते हैं या सप्लाई चेन की वेरिफिकेशन करते हैं। इसकी मिसाल देता हूँ, आप किसी ऑनलाइन स्टोर से बाटा का जूता ऑर्डर करते हैं, घर पे आ जाता है, अब आपको कैसे पता कि वो जेन्युइन है? इसके बरक्स अगर बाटा उस जूते के साथ आपको एक NFT दे दे, और ये NFTs बिल्कुल यूनिक होते हैं, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं ना, किसी से मैच नहीं करते, ये सारे NFT एक दूसरे से मैच नहीं करते, बिल्कुल यूनिक ID होती है सबकी। तो अगर वो आपको एक NFT भी दे देता है उस जूते के साथ, तो उसके ज़रिए आप ब्लॉकचेन पे जाके उसको वेरीफाई कर लेंगे कि ये जेन्युइन है या नहीं। और ये जाली प्रोडक्ट्स ये दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला है, शायद हमारे मुल्क में ना हो, लेकिन बाहर के मुल्कों में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। NFT एक बाकायदा इंडस्ट्री बन चुकी है जिसको सॉल्व कर रही है, और जिस ब्लॉकचेन को यूज़ किया जा रहा है इसके लिए वो इथीरियम की ब्लॉकचेन है। यानी ज़्यादातर NFTs जो है वो इथीरियम की ब्लॉकचेन पे बन रहे हैं। यही वजह है कि इसके प्राइस को ये ऊपर लेके जा रहा है। इसकी एक अच्छी एग्जांपल है जो हमने अपनी पिछली भी एक वीडियो में कवर की थी, क्रिस्टीज़ की ऑक्शन में जो बीपल नामी आर्टिस्ट है, उसका डिजिटल आर्ट जो है वो बिका था तकरीबन $69 मिलियन का। ये अलग बात, उसकी पेमेंट जो है वो बिटकॉइन में हुई थी। लेकिन ये जो NFTs हैं ज़्यादातर ये इथीरियम की ब्लॉकचेन पे बन रहे हैं, ये भी एक वजह है। ये पूरी एक इंडस्ट्री बन चुकी है जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है। यानी जो आर्टिस्ट हैं उनकी ज़ाहिर है काम चोरी हो जाता था, उसकी कॉपी बन जाती थी, तो उस पर ट्रस्ट नहीं होता था लोगों का। NFTs के ज़रिए वो ट्रस्ट गेन हो गया है, अब उसकी कॉपी नहीं हो सकती, तो उन्होंने डिजिटल आर्ट को जो है पूरी एक मार्केट बना दी है। और अगर 2-3 महीने पहले की मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था, $1 बिलियन की तो मार्केट ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं NFTs। और ज़ाहिर है मेजॉरिटी अगर इथीरियम की ब्लॉकचेन पे बन रही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इथीरियम को क्यों इतना बूस्ट मिल रहा है। ये एक और एक इशारा है इथीरियम के कितने काम की चीज़ है इसकी ब्लॉकचेन, इसका यूज़ कितना अच्छा है और कितना स्केलेबल है ये। तीसरा फैक्टर जो इथीरियम की प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है वो है इसका कंसेंसस मैकेनिज़्म या कंसेंसस मॉडल। किसी भी ब्लॉकचेन की फंक्शनिंग के लिए, उसके चलने के लिए एक कंसेंसस मॉडल होना ज़रूरी है। यानी जो नेटवर्क है जो कि हज़ारों कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल होता है, उन तमाम को मुत्तफ़िक होना होता है कि एक पर्टिकुलर मॉडल पे ये चलेंगे। और जो 2 कंसेंसस मॉडल यूज़ हो रहे हैं, बिटकॉइन के अंदर यूज़ होता है प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मॉडल, और इथीरियम के अंदर जो कंसेंसस मॉडल यूज़ होता है वो है प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है कि
जो माइनर्स होते हैं वो भी बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, वो बेसिकली किसी भी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। बदले में ऑब्वियसली उनको रिवॉर्ड मिलता है, जब वो किसी भी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं तो उनको नए बिटकॉइन मिलते हैं। इस तरह से बिटकॉइन की ब्लॉकचेन फंक्शन करती है। इसके बरक्स इथीरियम जो है वहाँ पे प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज़्म चलता है, यानी वहाँ पर क्या होता है कि जो माइनर हैं वो अपने जो इथीरियम है उसको स्टेक करते हैं, यानी लॉक करते हैं, यानी अपने पैसे जो है वो नेटवर्क में डाल देते हैं, वो वहाँ पे लॉक हो जाते हैं। फिर उनको राइट मिलता है कि वो किसी भी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर सकते हैं। अगेन वैलिडेट करने की सूरत में उनको भी रिवॉर्ड की सूरत में नए इथीरियम मिलते हैं। तो ये जो कंसेंसस मैकेनिज़्म है या कंसेंसस मॉडल है, इसका ब्लॉकचेन के लिए होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यही नेटवर्क को सिक्योर बनाता है और किसी भी किस्म के अटैक से या डुप्लीकेशन से और काउंटरफीटिंग से रोकता है। यूँ समझ लें, अगर हम दोनों मॉडल को इकट्ठे भी ले लें तो ये जो वाहिद लोग इस नेटवर्क को अटैक कर सकते हैं या डबल स्पेंड कर सकते हैं या इसकी कॉपी कर सकते हैं, ये वही लोग होंगे जो कि या तो माइनर हैं या फिर जिनके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है कंप्यूटर्स की सूरत में, जो उन्होंने रिग्स लगाई हुई है माइनिंग फॉर्म बनाए हुए, या फिर वो लोग जिन्होंने अपने इथीरियम स्टेक किए हैं, यानी अपने पैसे लगाए हुए हैं। तो अगर द मोमेंट इनमें से कोई इसकी चोरी करने की कोशिश करता है या कॉपी बनाने की कोशिश करता है, तो ये पूरी जो इसकी क्रेडिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है और इसकी नेटवर्थ ज़ीरो बन जाएगी, यानी ये खुद कंगाल हो जाएंगे। यही खूबसूरती है ब्लॉकचेन की, और ये समझ लें कि जीनियस का काम है कि इसने इस तरह का एक नेटवर्क बनाया है। बिटकॉइन का जो कंसेंसस मॉडल है प्रूफ ऑफ वर्क वाला, उसमें होता क्या है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स आपको चाहिए, एक बहुत ज़बरदस्त कंप्यूटिंग पावर चाहिए, पूरे रिग माइनिंग फार्म्स आपको लगाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है और ये इक्विपमेंट भी महंगा होता जा रहा है। इनफैक्ट ग्राफिक कार्ड्स की जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं सिर्फ बिटकॉइन की माइनर्स की वजह से, क्योंकि ये माइनिंग मशीन में लगते हैं। तो इस पर जो इकोनॉमिस्ट हैं, डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट, उनकी तनकीद ये आती है कि भाई दुनिया का आप क्या फ़ायदा कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ पैसे बना रहे हैं, लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनका क्या फ़ायदा हो रहा है, एनवायरनमेंट का क्या फ़ायदा, उल्टा आप एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक वक्त में जो माइनर्स हैं वो इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे थे कि जो पाकिस्तान की, इनफैक्ट अर्जेंटीना की जो टोटल कंजम्पशन है उससे भी ज़्यादा। तो इसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है और कुछ मुल्कों में एक्शन भी हुआ है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मॉडल लंबा चल नहीं सकता, क्योंकि जितनी ये एनर्जी कंज्यूम करता है इसके ऊपर एक्शन लिए जाएंगे। इनफैक्ट चाइना तक में भी इस पर एक्शन हुआ है, मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, और चाइना में 70% माइनिंग होती है बिटकॉइंस की, तो वहाँ पर भी अगर एक्शन हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो मॉडल है ये कितना एनवायरनमेंट के अगेंस्ट जाता है और इसके ऊपर बहुत लंबे अरसे ये चल नहीं सकता। इसके बरक्स जो इथीरियम का जो कंसेंसस मॉडल है प्रूफ ऑफ स्टेक वाला, उसकी खूबसूरती ये है कि जब आप अपने कॉइन्स स्टेक करते हैं, बेसिकली आप लॉक कर देते हैं अपना पैसा। इसको आप समझ लें कि एस्क्रो अकाउंट की तरह है, जो बैंक्स के एस्क्रो अकाउंट होते हैं जहाँ पे आपका वक्ती तौर पे पैसा लॉक हो जाता है किसी भी ट्रांजैक्शन से पहले, और फिर उसकी चंद शराइत होती हैं, जब वो पूरी हो जाती हैं तो वो पैसा रिलीज़ हो जाता है। तो यही इसी तरह से काम करता है इथीरियम की ब्लॉकचेन में, कि जब आप स्टेक करते हैं अपने इथीरियम या लॉक करते हैं उसके अंदर, मेरे ख्याल में इस वक्त 32 इथीरियम है जो आपको लॉक करने पड़ते हैं ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने के लिए। तो क्योंकि एक बंदा नहीं कर रहा होता, हज़ारों की तादाद में लोग कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे जो इथीरियम है वो लॉक हो जाते हैं। इससे होता क्या है कि सप्लाई, जो सर्कुलेशन है इथीरियम की, वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि एक्सचेंजेस पे वो लॉक हो गए तो अवेलेबल नहीं है ट्रेडिंग के लिए, तो वो सप्लाई उसकी रिड्यूस हो जाती है। जिससे पता ये चलता है इथीरियम की सक्सेस का दारोमदार डिमांड सप्लाई पे नहीं है। जैसे कि बिटकॉइन में उसके ऊपर हार्ड कैप है 21 मिलियन से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो वो डिमांड सप्लाई पे बहुत चल रहा है, जब भी उसकी प्राइस इतने ऊपर गई है। इथीरियम की जो कामयाबी उसका दारोमदार एज सच डिमांड सप्लाई के ऊपर नहीं है, बल्कि उसकी ब्लॉकचेन और उसके यूजेस के ऊपर। यही वजह है कि जो एनालिस्ट हैं क्रिप्टो के, वो ये कहते हैं कि इथीरियम की जो ब्लॉकचेन है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, उसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, उसको स्केल किया जा सकता है, स्केलेबल है। इसकी निस्बत जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है वो आउटडेटेड है, और जो मैंने आपको कुछ मिसालें दी उससे अंदाज़ा हो रहा है कि हर जगह पे इथीरियम की ही ब्लॉकचेन को तरजीह दी जा रही है बिटकॉइन के मुकाबले में। बिटकॉइन का इस्तेमाल अभी तक जो देखा जा रहा है वो पैसे के तौर पे हो रहा है या डिजिटल गोल्ड के तौर पे, जिसको आप कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे, लेकिन क्या ये परसिस्ट कर पाएगा नहीं, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है। दूसरी तरफ इथीरियम को आप कंपेयर कर सकते हैं अमेज़ॉन वेब सर्विसेज से। अमेज़ॉन वेब सर्विसेज क्या एक ऑल इन वन सोल्यूशन है कि आप दुनिया में कहीं भी बैठ के अपना ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेसिकली ये प्राइवेट है, क्योंकि आपको अमेज़ॉन से इजाज़त लेनी पड़ती है। आप ये कह लें कि जो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज हैं वो प्राइवेट हैं, लेकिन इथीरियम की जो ब्लॉकचेन है वो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज का ही पब्लिक वर्जन है। यानी आप बेसिकली ये भी एक ऑल इन वन सोल्यूशन है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हो सकती है, नई नई क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ बनाई जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको किसी कंपनी की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, जैसे अमेज़ॉन वेब सर्विसेज में होता है। इट इज़ ओन्ड बाय अमेज़ॉन, वही रूल बनाता है, किसी भी दिन आपको शट कर सकता है, बंद कर सकता है।
इथेरियम ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं हो सकता। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बार बार रिक्रिएट कर सकते हैं और ये पब्लिक है और इसमें बेसिकली आपको किसी की इजाज़त भी नहीं लेनी। तो ये सारी वो क्वालिटीज़ हैं इथेरियम की ब्लॉकचेन की जो उसको सुपीरियर बनाती हैं बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के मतलब है। तो ये सारी चीज़ें जो लोग समझते हैं टेक्नोलॉजी को, वो इन चीज़ों को देखते हुए इथेरियम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यही वजह है कि इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। इथेरियम के ऊपर एक तनकीद यह आती है जो बिटकॉइन के प्रोपोनेंट्स उनकी तरफ से कि ये स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन को वो कहते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू है, मनी के तौर पे इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट ये भी बहुत लिमिटेड है। इस वक्त आप किसी पान वाले या सिगरेट वाले के पास जाके नहीं कह सकते 2 पान बांध दो इसके बदले में बिटकॉइन ले लो। एक लिमिटेड है, वो भी इस वक्त स्टेटमेंट्स की हद तक है। टेस्ला के CEO ने स्टेटमेंट दे दिया, बट क्या वो वाकई कार्स लेते हैं या नहीं लेते, बिटकॉइन पे कार बेचते हैं या नहीं बेचते, ये तो देखा जाएगा। इसकी निस्बत इथेरियम जो है उसके इस्तेमाल जो है अनलिमिटेड है। और इनफैक्ट इथेरियम के बारे में कहा जाता है कि अगर आप बिटकॉइन वाली क्वालिटीज़ देख रहे हैं कि स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी या डिजिटल गोल्ड, उसको निकाल दें तो बाकी जो कुछ भी बचता है वो इथेरियम है। वो ये कहते हैं कि इथेरियम जो है जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का फ्यूचर होगा, जो यूरो बॉन्ड वाली मैंने एग्जांपल दी, वो ये कहते हैं इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बनेगा। और यही वजह है कि वो ये भी कहते हैं कि 2021 जो है वो इथेरियम का साल है, उसका टाइम अब आ चुका है। और यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी वार्न कर रहे हैं कि शायद इसी साल में बिटकॉइन के प्राइस गिरेंगे भी। तो ऐसा होता है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल एक डिस्क्लेमर यहाँ मैं आपको दे दूँ कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मकसद इस वीडियो का सिर्फ ये था कि अंडरस्टैंड व्हाट यू आर बाइंग। आप जो भी ख़रीदते हैं इथेरियम या बिटकॉइन, उसको आप समझ लें कि वो क्या है, उसमें रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है। तो इतनी तफसीली और बहुत ही शायद बोरिंग और टेक्निकल किस्म की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप समझ लें कि ये टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं। मुझे भी बड़ा मुश्किल हुई इसको समझने में, अभी भी मैं नहीं समझता कि मैं बहुत अच्छी तरह समझा पाया हूँ, लेकिन अगर आपको समझ आ गया है तो आपको डिसीजन लेने में बेसिकली आसानी होगी। और इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि सारे इन्वेस्टर्स कहते हैं इस सब चीज़ों के बावजूद एक जो बहुत बड़ा कंसर्न है वो ये है कि दुनिया के रेगुलेटर्स, चाहे वो सेंट्रल बैंक्स हों या गवर्नमेंट्स हों, वो क्रिप्टो करेंसीज़ को लेके अगर कोई रेगुलेशन बनाती हैं तो क्या होगा। उस वक्त सही मानों में पता चलेगा क्या वो एक्सेप्ट कर लेंगे इनको कुछ रेगुलेशंस के साथ, या कम्प्लीटली नॉकडाउन कर देंगे और उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ये तो वक्त ही बताएगा। यही वो रिस्क है जिनकी वजह से लोग कहते हैं कि अपनी सिर्फ सेविंग्स का 10% आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और कुछ लोग अभी ये सवाल करेंगे कमेंट्स में कि यार ये ख़रीदते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं। ये बहुत बेसिक वीडियोस थी, हमने भी इस पे वीडियोस की हैं, वो आप जाके देख लीजिएगा कि बिटकॉइन कैसे ख़रीदना है और या कोई क्रिप्टो करेंसी कैसे ख़रीदनी है। इसके अलावा अगर क्रिप्टो करेंसी भी किसी को नहीं समझ आती तो हमने इस पर भी एक वीडियो की थी। इनफैक्ट हमारी पहली वीडियो ये थी क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन एक्सप्लेन के नाम से, जिस पे शायद अब 1 लाख व्यूज़ भी हो गए, जो हमने जनवरी या दिसंबर में की थी। उसको जाकर देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। और आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।